Hello and welcome to the Complete English Knowledge. As I said in my last video, we will learn from ABCD to infinity. Okay, so this is my first class and we will start from ABCD. क्यों ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं? ABCD का मतलब यहाँ पे ABCD पढ़ाने से नहीं है. ABCD का मतलब है आपको छोटी से छोटी बारीक से बारीक जानकारियाँ देना. जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक कॉमन चीज़ होती है जो कि बेसिक बोली जाती है. ठीक है, बेसिक का मतलब होता है बेस. तो बेस को अपन को स्ट्रॉन्ग करना है. तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि एक 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का बुज़ुर्ग, हर किसी के समझ में वो चीज़ें आ सकें. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी पहली क्लास को. तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे ABCD क्या है. ठीक है, जैसे ये चीज़ें हम देखते हैं ABCDEFGH, और ये आप लोगों को अच्छे से पता है. इसमें इसको देखने का मतलब क्या है? इसको देखने का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं A की, ठीक है, जैसे एक ये तरीका होता है. एक हम कई चीज़ें लिखते हैं, जैसे मान के चलते हैं हम या तो किसी का नाम ले लिए या फिर कोई अलग से चीज़ ले लिए, जैसे कोई वर्ब ले लिए हम. ऐसे टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, है ना. तो उनको हम लेते हैं अपने साथ में. या फिर यहाँ पे हम एक चीज़ और ले सकते हैं, जैसे ठीक है. तो यहाँ हमने देखा कि हम कई तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं. जैसे फर्स्ट हमने लिया ABCD, फिर उसके बाद ये एक सिंपल से चीज़ें ले ली और ये एक थोड़ी सी बड़ी चीज़ ले ली. ठीक है, अभी मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. तो जो ये हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है, ये क्या है? इनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स. ओके, अल्फ़ाबेट्स मीन्स कि इसको हम लेटर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, कि ये लेटर. अब अगर इसकी बस बात हो रही है तब तो ये लेटर है, लेकिन अगर ये पूरे की बात हो रही है तो ये क्या है? लेटर्स हैं. ठीक है, एक इसकी बस बात हो रही है तो अल्फ़ाबेट है, और अगर इन सभी की बात हो रही है तो अल्फ़ाबेट्स हैं. ओके, तो ये एक तरीका होता है. तो जैसे अब ये अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, और इनको अगर हमने साथ में कर दिया तो अल्फ़ाबेट्स हो गया. और एक किसी को भी चाहे ABCDE कोई भी अगर हम सिंगल को बोल रहे हैं तो अल्फ़ाबेट है. क्यों है ये अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट्स हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम बाद में देखेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल हमको ये देखना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है हमको कि ये सिंगल अगर है तो अल्फ़ाबेट है, और अगर एक से ज़्यादा होगा तो अल्फ़ाबेट्स हो गए. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं. तो ये है, जैसे ये नाम है. ठीक है, अब यहाँ पे राम RAM, 3 चीज़ें हैं इसमें. गो GO. अब ये क्या है? तो ये वर्ड्स हैं. ठीक है, ये वर्ड्स कैसे बनते हैं? जैसे हमने फर्स्ट देखा अल्फ़ाबेट, नेक्स्ट होता है वर्ड. वर्ड कैसे बनता है? तो अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ कॉल्ड वर्ड. ठीक है, मतलब एक अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप वर्ड कहलाता है. ठीक है, अब अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप कैसा होना चाहिए? जो एक मतलब सीक्वेंस वाइज हो. ऐसा नहीं है कि अब मैं M को पहले रख दूँ और किसी मतलब ऐसे MRA ऐसा कुछ करके, ऐसा नहीं होता. एक सीक्वेंस होता है हर एक चीज़ का. तो उस सीक्वेंस में जब अल्फ़ाबेट्स को रखा जाता है तो वो वर्ड कहलाता है. एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, तो ये हमारे हो गए अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, ये हो गए हमारे वर्ड्स, और ये हो गया हमारा सेंटेंस. ओके, तो अब यहाँ पे हमने देखा सिंगल अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, देन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, एंड अगेन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ. ठीक है, एंड अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड एसे. ठीक है, तो ये चीज़ आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं, बेसिक चीज़ है ये. तो
हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, सबसे फर्स्ट क्या आता है, अल्फ़ाबेट, देन आता है हमारा वर्ड, देन आता है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ एंड ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स इज कॉल्ड एसे। ठीक है, हमने सुना है ना कई चीज़ों में कि एसे लिखना है, तो एसे में क्या होता है, पैराग्राफ ही बने होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर बेनिफिट्स हो गए, लॉसेस हो गए, कंक्लूजन हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ऐड होती हैं, तो वो सभी क्या है, वो पैराग्राफ्स बनते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन का एक अलग पैराग्राफ बन गया, फिर उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है उसका एक अलग पैराग्राफ बन गया, लॉस का एक अलग पैराग्राफ बन गया, कंक्लूजन का अलग पैराग्राफ बन गया, ऐसे करके 5-6 पैराग्राफ मिला के एक एसे बनता है। ठीक है, एंड अगर आप बोलें ग्रुप ऑफ एसेज, तो ग्रुप ऑफ एसेज एक बुक बन जाएगी। ठीक है, इज कॉल्ड बुक। तो इसलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस। अगर हम बात करते हैं कि सेंटेंस जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, वो क्या चीज़ होती है, तो आप इतना ध्यान रखें कि अल्फ़ाबेट्स हों या वर्ड्स हों, ये हमने बचपन से पढ़ रखे हैं, ये हमको एक जनरली नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हीं से रिलेटेड सारी पढ़ाई होती है। ठीक है, पूरी इंग्लिश इन्हीं से रिलेटेड होके चलती है। अब जब सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, सेंटेंसेस को देखना है कि उनका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या कैसे होता है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक सिंपल सी चीज़ मिलती है जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉमन चीज़ होती है जो कि आप कभी भी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उसको क्यों बोलते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है मन में, तो उसमें आप ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी स्पीच का पार्ट हो सकता है। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उन्हीं को मिला के, सेंटेंसेस को मिला के हम पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को मिला के ही हम एसे बनाते हैं, स्पीच बनाते हैं। स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण। ठीक है, हर कोई जानता है, कोई भी व्यक्ति जब स्पीच देता है वो हिंदी में देगा या इंग्लिश में देगा, ठीक है, या उर्दू में देगा, किसी भी जो भी लैंग्वेज वो प्रेफर कर रहा होगा उस लैंग्वेज में स्पीच देगा। लेकिन जब इंग्लिश में स्पीच दी जाती है, ठीक है, इंग्लिश में कोई स्पीच बनती है तो वो कैसे बनती है, ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स होते होंगे। जैसे अगर हमको जाना है, ठीक है, तो अगर, अब ये स्टार्टिंग में मैंने अगर लगाया, ये लास्ट में मैंने क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये एक रूल कहता है। ठीक है, अब बचपन से ये हम इस लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए हमको इसमें रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही रूल्स सही आ जाते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हो तो उसमें हमको रूल्स याद करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको बचपन से प्रेफर नहीं कर रहे हैं, और जब बचपन से प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो हमको उस चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया, स्पीच का पार्ट। ठीक है, स्पीच बड़ी सी चीज़ होती है, मान के चलते हैं 1 पेज में रहती है, 2 पेज की, तो वो स्पीच में हम उसको लेते हैं, और उसी के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, कई छोटे छोटे चीज़ों से मिलके कोई बड़ी चीज़ बनती है ना, कई छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं, हर एक चीज़ ऐसे तैयार की जाती है। ऐसा ही एक स्पीच भी होती है, कई छोटे छोटे टॉपिक्स, कई छोटी छोटी बातों को मिला के फिर एक स्पीच तैयार की जाती है। अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो स्पीच जो है उसके पार्ट्स, ठीक है, तो स्पीच का पार्ट, पहला पार्ट क्या आता है, सेंटेंस। ठीक है, जब तक सेंटेंस नहीं बनेगा तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कोई भी स्पीच या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी एसे हम नहीं लिख सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो सेंटेंस के नॉलेज के लिए, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, SVO। पूरी की पूरी इंग्लिश इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपको जब भी इंग्लिश में पढ़ना है या कुछ भी लिखना है या कुछ भी जानना है तो इसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है कि क्या सब्जेक्ट होगा, क्या वर्ब होगा, क्या ऑब्जेक्ट होगा, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आपको सेव रखना है अपने माइंड में कि सबसे स्मॉल यूनिट इंग्लिश में क्या होती है, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ, ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स इज कॉल्ड एसे। ओके, एंड एसे को हम स्पीच भी बोल सकते हैं,
क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो स्पीच होता है वो लगभग ऐसे जैसा ही होता है, ठीक है। ऐसे में हम कोई एक टॉपिक को लेके, एक पॉइंट को लेके, जैसे हम किसी भी चीज़ पे ऐसे लिखते हैं, डाउरी सिस्टम पे हम ऐसे लिख रहे हैं, या कुछ भी कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो उनमें क्या है कि हम उसी के बारे में बात करते हैं। स्पीच में क्या होता है कि हम डाउरी सिस्टम के बारे में भी बात कर लेंगे, उसी में एक पैराग्राफ में हम कंप्यूटर के बारे में बात कर लेंगे, एक पैराग्राफ में हम कोई अन्य बातों को कर सकते हैं। तो मतलब रहता वो लगभग ऐसे जैसा ही है, ठीक है। पैराग्राफ वाइज ही हम उसको सेट करते हैं, वही एक अच्छी स्पीच बनती, लेकिन उसमें हम कई तरह के टॉपिक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी से हमारा सेंटेंस बनता है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेंटेंस है और सेंटेंस के बाद की चीज़ें, ठीक है। तो जब इससे सेंटेंस बनता है तो ये कहाँ से आते हैं भाई, ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके बीच में ये जो प्लस आपने अक्सर देखा होगा, प्लस लगा ही रहता है। कि प्लस का मतलब क्या होता है? तो प्लस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट हम पहले कोई ना कोई रखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम वर्ब से जोड़ देंगे, फिर वर्ब को जोड़ने के बाद हम उसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं S + V + O, ठीक है। अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी ये कहाँ से आते हैं हमको इनका ओरिजिन पता करना है, ये आते कहाँ से। तो ये आते कहाँ से हैं, उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये चीज़ हमको मिली हुई है इंग्लिश में। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैंने इसको बता दिया ये आता कहाँ से, ठीक है। लेकिन इसमें हमको कई सारे पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कई सारे पार्ट्स मिलते हैं, वो किस चीज़ के लिए मिलते हैं कि हमें पता चल सके कि सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, वर्ब की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हम क्या रख सकते हैं, या फिर अगर हमको बीच में कोई छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना है तो हम किस तरह की चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पहले इम्पोर्टेंस दे दिया और उसको ढंग से हमने समझ लिया, तो आगे जो ये टेंस, वॉइस, नरेशन या अन्य जो भी चीज़ें आती हैं वो फिर हमारे लिए बहुत सरल हो जाती हैं, ठीक है। और हमको स्पोकन हो या ग्रामर हो या कोई भी चीज़ हो समझने में भी आसानी होती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं और बताऊँगा, अगर हम स्पोकन पढ़ने की बात करते हैं तो स्पोकन में एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको सीधे फर्स्ट डे से याद करवाना शुरू, ठीक है। रट्टा मारो और उसको दिमाग में बिठा लो, ऐसा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट भी समझ लो बेटा कि आखिर ये आते कहाँ से हैं ये चीज़ें, ठीक है। जैसे हमने ये याद कर लिया कि राम इज़ गोइंग, ठीक है। अब राम इज़ गोइंग तो इज़ क्यों लगा, गोइंग क्यों हुआ, है ना। तो जो एकदम से स्पोकन का रट्टा मारोगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए एकदम से रट्टा ना मार के पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों होती हैं और कहाँ से आती हैं, फिर उसके बाद हम उन चीज़ों को याद भी करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबको ये पता है एक कॉमन सी बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, 8। कितनी होती हैं, 8। ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। कई जगहों पे आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव मिल सकता है। इसके कोई भी सीक्वेंस में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में रखना है, बट मेरा ये सीक्वेंस रखने का कारण ये है कि हम अभी जनरल इंक्वायरी के लिए जनरल बता रहा हूँ। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो इसलिए नाउन प्रोनाउन के जस्ट बाद हम एडजेक्टिव को रख देते हैं, ठीक है। नाउन प्रोनाउन जो है तो वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, इसलिए हमने वहाँ पे वर्ब रख दिया। अब एडवर्ब जो होता है वो इन सभी की विशेषता बता सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने एडवर्ब को रख दिया। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन एक अलग ही टॉपिक होते हैं, तो उनको हमने लास्ट में रख दिया, ठीक है। अब जो मैंने बोला था, कुछ बच्चों से मैंने ये डाउट सुना है कि सर मॉडल्स जो हैं वो भी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सर डिटर्मिनर्स जो हैं वो भी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल्स जो हैं वो भी क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल आपने सही सुन रखा है, लेकिन वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह नहीं लेते हैं, ठीक है।
मतलब ये जो 8 हैं वो 8 ही हैं। एक सिंपल सी बात आप याद रखिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये 8 जो हैं ये दादाजी हैं। अब दादाजी से पिताजी को मिलेगा फिर ना बेटे तक जाएगा, ठीक है। तो पहले नाम किसके आएगा? पिताजी के नाम आएगा ना। कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी होगा तो पिताजी के नाम आएगा। तो ये आ गया पिताजी के नाम, ठीक है। अब यहाँ से बेटे आते हैं। तो जब हम बात करते हैं मॉडल्स की, ठीक है, तो ये जो वर्ब हमने यहाँ पे देखा इसी के अंदर होते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जब मॉडल्स हैं तो इसके तक तो बाद में पहुँचेंगे ना। तो पहले ही हम डायरेक्टली बेटे का नाम तो नहीं रख सकते, मतलब पोते का नाम तो नहीं रख सकते। पहले हम क्या करेंगे? दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद फिर आएगा। तो जब हम पिताजी के अंदर पढ़ने जाएंगे, उसको पूरी तरह से समझेंगे तो फिर पोते का भी आएगा, ठीक है। तो वर्ब के अंदर ही हमको मॉडल्स मिलते हैं। अब रही बात डिटर्मिनर्स की, तो डिटर्मिनर्स में आप ध्यान रखिए ये जो एडजेक्टिव है ये दादाजी हैं, ठीक है। दादाजी के बाद अब यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ हम मिलेगा हमको डिटर्मिनर्स, ठीक है। और डिटर्मिनर्स के अंदर हमको मिलता है आर्टिकल्स, ठीक। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो भी टॉपिक्स हैं, मॉडल्स हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया या आर्टिकल्स हो गए, ये इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हैं। बट इनको हम डायरेक्टली यहाँ पे जगह नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे ये 8 हैं। अब इनके अंदर के वो पार्ट्स हैं। एडजेक्टिव के अंदर आपको डिटर्मिनर्स मिलते हैं, डिटर्मिनर्स के अंदर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। अभी आपको ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है या ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डिटर्मिनर्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं या मॉडल्स क्या हैं, ठीक है, सेमी मॉडल्स क्या हैं। इन चीज़ों में भी बिल्कुल मत चाहिए, वो सारी चीज़ें आपसे बनेंगी। बस इतना ध्यान रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। There are 8 types of parts of speech in our English language. Okay, first is noun, then pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ठीक है। अब इनको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। ये एक जनरल सी चीज़ है, आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी है पहले से ही, ठीक है। अब हमको जब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमको क्या करना रहता है कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो हमको इन चीज़ों के बारे में एक छोटे से छोटी, बारीक से बारीक पॉइंट से लेके एक लास्ट एंड पॉइंट, हालांकि एंड तो किसी चीज़ का नहीं होता बट लगभग एंड पॉइंट, जो कि हमारे एक जनरल यूज़ में जितने लेवल तक का हमको यूज़ करना होता है जनरली, वहाँ तक का हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसको कवर करने से पहले अब हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी है किनके बारे में? SVO के बारे में, ठीक है। तो SVO के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले ये क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट का मतलब है कोई सब्जेक्ट ऐसे जैसे मैथ, इंग्लिश और ये बायो, केमिस्ट्री, ये वाली सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? जो कि एक्शन कर रहा है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या हुए? सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को हम नॉर्मली जब टेंस वगैरह का यूज़ करते हैं तो हम उसको स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। जब हम वॉइस में जाएंगे तब की बात तब देखी जाएगी, लेकिन हमको सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही रखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो कौन होता है? जो किसी काम को करता है, ठीक है। और करेगा कौन? करने वाला तो कोई ना कोई लिविंग थिंग ही होगा, ठीक है। नॉन लिविंग तो कुछ कर नहीं सकता। नॉन लिविंग से हम करवाते हैं बट लिविंग करता है, ठीक है ना। तो जब हम लिविंग हैं, जब हम कर सकते हैं, तो हम अपने को सब्जेक्ट कह सकते हैं, या जो भी लिविंग थिंग है, जो भी अगला कर रहा है किसी काम को, उसको हम लिविंग थिंग कह सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे हमारा ये बनता है सब्जेक्ट, मतलब ये सब कुछ करने वाला, किसी मूवी का मेन लीड, मेन हीरो, ठीक है, वो है सब्जेक्ट। अब उसके बाद आते हैं वर्ब। तो ये क्या है? हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? तो जब हम कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं, ये अगर आया है तो कुछ ना कुछ करने ही आया होगा ना, दर्शन देने तो आया नहीं है। तो अगर ये कोई काम करने आया तो जिस काम को ये कर रहा, ठीक है, वही वर्ब हो गया। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मैं
अगर ऑनलाइन आया तो क्यों आया? आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं अगर यूट्यूब में आया तो क्यों आया? आपको पढ़ाने के लिए। तो जब कोई भी सब्जेक्ट आया तो वो क्यों आया है? कुछ ना कुछ वर्ब करने के लिए, ठीक है। अब आप यूट्यूब में ऑनलाइन आए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो क्यों? पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप हो गए सब्जेक्ट और पढ़ाई करना आपका हो गया क्या? वर्ब। मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। और पढ़ाने के लिए यानी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मेरा क्या हो गया? वो हो गया वर्ब, ठीक है। देन आता है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ के लिए होता है कि जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को बताने के लिए ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था, राम इज़ गोइंग, ठीक है। राम इज़ गोइंग, तो राम क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये इज गोइंग किस में आ जाएगा? हमारा पूरा का पूरा ये वर्ब में आ जाएगा। अभी हेल्पिंग वगैरह कुछ में मत ध्यान दो, ठीक है। अभी सिंपल SVO पढ़ रहे हैं, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल, सेमी मॉडल, किसी में ध्यान नहीं देना। अभी सिर्फ और सिर्फ किस में ध्यान देना? वर्ब में। तो ये हमारा क्या हो गया? राम सब्जेक्ट। देन इज गोइंग अभी हम पूरे को लेते हैं वर्ब, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वर्ब के अंदर से ही वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब अगर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? ठीक है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है। अगर जा रहा है तो जहाँ जा रहा है इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू होम, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, कुछ भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया एक्शन करने वाला, जिसने कि एक्शन को परफॉर्म किया है, ठीक है। इसने एक्शन परफॉर्म किया, ये एक्शन इसने परफॉर्म किया, ठीक है। किया तो इसने, राम ने किया, लेकिन क्या किया? तो राम जा रहा है, ठीक है। तो गो एक्शन को परफॉर्म किया राम ने। देन कहाँ जा रहा है? ये भी तो एक सवाल आता है कि जा कहाँ रहा? तो वो मार्केट जा रहा है, या फिर घर जा रहा है, या फिर स्कूल जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ होना है, वर्ब यहाँ पे होनी है और ऑब्जेक्ट वहाँ पे होना है, ठीक है। ये एक जनरल सी चीज़ है, जो एक बेसिक जानकारियाँ होती हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। स्टार्टिंग स्टेप वो चीज़ें मैंने अभी बताई है, लेकिन अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है और ना ही आप लोगों को भी एक्स्ट्रा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आप साथ में चलेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। हंसते हंसते सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल वे में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे आना शुरू हो जाएगा। बस ध्यान से पढ़ना। हम अभी क्या सीखे हैं? सिर्फ और सिर्फ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने रीज़न सीखा कि क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर नहीं है तो एक्शन कौन कर रहा भाई, ठीक है। कोई एक्शन अगर कर रहा तो सब्जेक्ट ही करेगा ना, तो सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब अगर सब्जेक्ट है और वो कोई एक्शन ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे हो सकता है भाई? अगर राम टू मार्केट, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा एक्शन, तो जो एक्शन होगा उसको हम वर्ब, और जिस चीज़ पे, जहाँ पे कब एक्शन हो रहा, क्यों एक्शन हो रहा है, कहाँ एक्शन हो रहा है, उन चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इतनी चीज़ें हमने समझी। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि सब्जेक्ट जो होता है वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बन सकता है, ठीक है। फिर वर्ब जो होता है वो कैसे यूज़ होता है, कौन सा वर्ब कहाँ यूज़ होता है, कौन सा तरीका होता है इनको यूज़ करने का। यहाँ पे इज़ गोइंग ही क्यों आया? अगर हम राम गोज़ कर देते तो क्या प्रॉब्लम होती, राम वॉज गोइंग कर देते तो क्या प्रॉब्लम होती। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट किन चीज़ों से, किन पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, कब किस तरह के ऑब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए, कब किस तरह के सब्जेक्ट का यूज़ करना चाहिए, ये हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लासेस में सीखते चलेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग साथ में जुड़ के और अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। और अगर इसमें कोई भी डाउट आता है आज की क्लास में या नेक्स्ट फ्यूचर की किसी भी क्लास में, ठीक है,
तो आप कमेंट में वो डाउट बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि सजेशन मिलने की सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम उसमें सुधार लाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ कमी या दिक्कत महसूस हो रही हो, या फिर कुछ भी आपको डाउट बन रहा हो, तो डाउट के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको कमी महसूस हो रही हो तो उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ये चीज़ें कर सकते हैं, और साथ में जुड़े रहिए, आगे पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।